डिप्टी सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे से लौटे हैं सीएम विष्णुदेव साय और दिल्ली एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनका जोरदार स्वागत किया है। दोपहर करीब 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे सीएम और 10 दिवसीय विदेश दौरे से वापस लौट आए हैं सीएम विष्णुदेव साय। जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर थे सीएम। निवेशकों से उन्होंने मुलाकात की, निवेशकों से चर्चा की। छत्तीसगढ़ में उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित किया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय का यह पहला विदेश दौरा था और 10 दिवसीय विदेश दौरे से वापस आखिरकार सीएम विष्णुदेव साय भारत लौट आए हैं। जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर थे सीएम और देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर किस तरह से उनका जोरदार स्वागत किया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया है और दोपहर करीब 2 बजे का समय निर्धारित है जब सीएम दिल्ली से रायपुर पहुंच जाएंगे और रायपुर में भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी। सीएम का स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा। 10 दिवसीय विदेश दौरा सीएम का बेहद खास रहा। जापान में भी उन्होंने कई इन्वेस्टर्स से मुलाकात की, उद्योगपतियों से मुलाकात की, तो वहीं साउथ कोरिया में भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात की है, बड़े निवेशकों से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ में निवेश लाने की तैयारी है। निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित किया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला विदेश दौरा था और ये दौरा बहुत ही खास, बहुत ही अहम रहा है। और देखिए विदेश से रायपुर लौटने पर सीएम का भव्य स्वागत रायपुर में भी होने वाला है। विदेश दौरे से लौटने पर मेगा इवेंट होगा। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे हजारों कार्यकर्ता, तमाम मंत्री, विधायक और सांसदों का रायपुर एयरपोर्ट पर जमावड़ा लगेगा। रायपुर एयरपोर्ट से सीएम हाउस तक बाइक रैली निकाली जाएगी। जापान और दक्षिण कोरिया से लौट रहे हैं सीएम, निवेशकों से चर्चा करके लौट रहे हैं। विदेशी निवेशकों को छत्तीसगढ़ में आने के लिए उन्होंने आमंत्रण दिया है और ऐसे में सीएम का भव्य स्वागत रायपुर में किया जाएगा। रायपुर में मेगा इवेंट रखा गया है, इसे लेकर भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता, तमाम बीजेपी के मंत्री, तमाम बीजेपी के विधायक और तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं छत्तीसगढ़ में, वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं सीएम के स्वागत के लिए। और सीएम का जो स्वागत है वो रायपुर एयरपोर्ट से लेकर और सीएम हाउस तक होगा। बाइक रैली निकाली जाएगी। जापान और दक्षिण कोरिया से लौटने के बाद सीएम का भव्य स्वागत रायपुर में करीब दोपहर 2 बजे किया जाएगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा इन्वेस्टर समिट के लिए जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए हुए हैं 10 दिन के लिए। कल वो हमारे छत्तीसगढ़ के पावन धरती रायपुर में उनका वापसी हो रहा है और उनके आगमन पर पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी और हमारे शहर के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे ग्रामीण के जिलाध्यक्ष और संपूर्ण हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा, सभी माननीय विधायक मंत्रीगण के द्वारा, सांसदों के द्वारा उनका भव्य स्वागत की हम लोगों ने तैयारी की है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ अभिषेक तिवारी जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, आज सीएम वापस लौट रहे हैं जापान और साउथ कोरिया के दौरे से, क्या तैयारी उनके स्वागत के लिए रायपुर में? बिल्कुल, देखिए नई दिल्ली में उनका स्वागत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया, लेकिन रायपुर में उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, मंत्री, सांसद, विधायक सभी मौजूद रहेंगे। कारण ये सिर्फ यही कि मुख्यमंत्री का ये पहला दौरा था, मुख्यमंत्री के तौर पे विष्णुदेव साय का ये पहला दौरा था विदेश का, जो अभी तक सफल माना जा रहा है। भाजपा कह रही है कि बहुत सारा निवेश जो है छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है छत्तीसगढ़ का वो बढ़ेगा, जिसके लिए बाइक रैली भी उनका आज भव्य स्वागत होगा। पहले एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से बाइक रैली निकाली जाएगी। बाइक रैली जो है एयरपोर्ट से सीएम हाउस तक निकाली जाएगी। इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, यानी पूरा एक कारकेट चलेगा, एक रैली की तरह पूरा भव्य स्वागत होगा उनका। फूल माला लेके वहाँ मंत्री, विधायक, सांसद सभी मौजूद रहेंगे। आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में समझा दूं कि विदेश दौरे के लिए 10 दिन के लिए गए थे। 10 दिन में उन्होंने अलग अलग निवेशकों से बात करी, अपनी जो नई उद्योग नीति है उसके लेकर अलग अलग उद्योगपतियों से चर्चा की, जिसके बाद उनका ये कहना है कि बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ में बिल्कुल और ये भी कहना है सीएम का और बीजेपी का कि बहुत सारे जो निवेश है वो आने वाले छत्तीसगढ़ में, निवेशकों ने रुचि भी दिखाई है इससे लेकर और इसीलिए सीएम का भव्य स्वागत किया जा रहा है। अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि एक और बड़ी खबर है। देखिए रायपुर शराब घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर आरोपी बनाए गए 28 अधिकारियों को जमानत मिल गई है। ईओडब्ल्यू ने 28
28 लोगों को आरोपी बनाया था और सुप्रीम कोर्ट से सशर्त उन्हें जमानत मिली है। हाई कोर्ट से खारिज हो गई थी अग्रिम जमानत याचिका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत इन तमाम 28 आरोपी बनाए गए आबकारी अधिकारियों को मिली है। हालांकि ईडी की जांच अभी भी लगातार जारी है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी घोटाले मामले में आरोपी 28 आबकारी अधिकारियों को अग्रिम जमानत दे दी है, जिससे इन अधिकारियों को फिलहाल गिरफ्तारी से तो राहत मिल गई है, लेकिन ईडी अभी भी कार्रवाई कर रही है। ईडी की रिपोर्ट में कहा गया था कि घोटाले के पीछे एक संगठित कारोबारी गठजोड़ सक्रिय था और इसीलिए इन 28 आबकारी अधिकारियों को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। हालांकि उन्हें बड़ी राहत जरूर सुप्रीम कोर्ट से मिली है, लेकिन ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खबर पर अधिक अपडेट के साथ अभिषेक तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत ये जो 28 आबकारी अधिकारी उन्हें मिल गई है, लेकिन ईओडब्ल्यू अब भी कार्रवाई कर रही है। अब किस तरह से कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए 20 अगस्त को जो कोर्ट है रायपुर कोर्ट ने उन्होंने कहा था कि 20 अगस्त को सभी 28 अधिकारियों को रायपुर कोर्ट में पेश होना होगा। उसके पहले उनको प्रशासन ने निलंबित भी कर दिया, कोर्ट ने उनको समन भेजा था, लेकिन वो यहाँ पे कोर्ट में नहीं आए। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जहाँ हाई कोर्ट में 18 अगस्त को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा है खटखटाया, वहाँ से उनको अभी राहत मिली है। लेकिन शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू के साथ साथ ईडी भी जांच कर रही है और ईडी भी इसी तरह से अलग अलग अधिकारियों पे, अलग अलग कार्रवाइयों पे और जो नेता मंत्री उसमें शामिल रहे होंगे उनकी जांच करी है। तो ईओडब्ल्यू की जांच के लिए तो जमानत याचिका उन्होंने लगाई थी, उसमें तो राहत मिल गई है, लेकिन ईडी जो है, ईडी भी अभी भी मामले की जांच करेगी इन 28 अधिकारियों की किस तरह से बिल्कुल उसमें बिल्कुल बहुत बड़ा ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला ये मामला और मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। भले ही एक राहत मिली हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तमाम आरोपी हैं, लेकिन आगे कार्रवाई अभी भी जारी है। ईडी भी इस मामले में एक्शन मोड में है। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट के मेन सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी रुपिंदर सिंह पाकिस्तान से पंजाब होते हुए ड्रग्स की सप्लाई करता था। बदमाश के पास से 91 ग्राम अफीम, 87 ग्राम हेरोइन और पिस्टल बरामद किया गया है। तो रायपुर में नशाखोरी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और एक बार फिर से रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट के मेन सप्लायर को यहां गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी रुपिंदर सिंह, जो पाकिस्तान से पंजाब होते हुए ड्रग्स की सप्लाई रायपुर में कर रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास 91 ग्राम अफीम, 87 ग्राम हेरोइन और पिस्टल भी बरामद किया गया है। क्या सफलता हासिल हुई है, इस सफलता को आप कैसे देखते हैं? रायपुर पुलिस के द्वारा आज जो छत्तीसगढ़ ऑपरेशंस का हेड था हेरोइन नेटवर्क का, इंटरनेशनल इंटरस्टेट नेटवर्क जो था, रुपिंदर को गिरफ्तार किया गया है। रुपिंदर के साथ साथ 3 और लेयर 2 के जो उसके मेंबर्स थे जो ऑपरेशन संभालते थे, उनके नाम नौशाद, मोहम्मद खान और अरबाज, उन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरीके से नेटवर्क के जो रायपुर, बिलासपुर और धमतरी में जितने लोग फैले हुए थे उन सबको करीब करीब गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की जो कड़ी है उस पर जांच की जा रही है। आज की गिरफ्तारियों में इम्पॉर्टेंट ये है कि करीब 85 ग्राम से ज़्यादा हीरोइन, 90 ग्राम के आसपास अफीम और एक पाकिस्तान से ही भेजा हुआ एक वेपन पिस्टल और उसके कारतूस भी बरामद हुए हैं। एक बहुत बड़ी सफलता है। इस गिरफ्तारी के साथ हम लोग करीब 50 से ज़्यादा हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार कर चुके हैं और इससे उम्मीद की जा रही है कि आसपास के जिलों में जो हीरोइन का नेटवर्क था फिलहाल के लिए बंद हो गया। पुलिस नशे को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल में भी जो हमारी मीटिंग्स हुई, जो 2500 पुलिसकर्मियों के साथ संवाद हुआ, सबने ये मनसा जताई कि सूखा नशा को हम किसी भी हालत में नहीं बिकने देंगे। हमारे पास संख्या की एक समस्या होती है, काम अनेक होते हैं, सूखे नशे को प्रायोरिटी आइटम मानकर जा रहा है वही अभियान, और आज जो सफलताएं मिली है उसी अभियान का हिस्सा है। और रायपुर में कल बीजेपी पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होनी है। संगठन के कामकाज की ट्रेनिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री प्रकाश डहरिया इसमें शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश, जिला और मंडल अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, इस ट्रेनिंग का हिस्सा रहने वाले हैं। नवीन पदाधिकारियों को रीति नीति से अवगत कराया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम होना है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल बीजेपी पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होने वाली है। जो नए पदाधिकारी हैं उन्हें बीजेपी की रीति नीति से अवगत कराया जाएगा। संगठन के कामकाज की उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से बीजेपी संगठन के तौर पर काम करती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश डहरिया इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहने वाले हैं।
प्रदेश, जिला और मंडल अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे और नवीन जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नए पदाधिकारी हैं, उन्हें रीति नीति से अवगत कराया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम आयोजित होंगे। और इधर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के समय 3 नए चेहरों ने शपथ ली, लेकिन अब ये शपथ सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। विपक्ष ने राज्य सरकार पर संविधान की अनदेखी का आरोप लगाया और अब ये मामला सीधा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। तो वहीं विपक्ष कांग्रेस पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगा रही है। इस पर आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मैं गजेंद्र बिसरा राम यादव, मैं राजेश अग्रवाल, मैं गुरु खुशवंत साहिब। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में इन 3 मंत्रियों की शपथ सियासी विवाद की वजह बनी हुई है। जैसे ही 20 अगस्त 2025 को 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, प्रदेश की राजनीति का पारा हाई हो गया। साय सरकार ने हरियाणा फॉर्मूला लागू किया तो कांग्रेस को ये कुछ रास नहीं आया। विपक्ष ने पहले तो खूब बयानबाजी और अब बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। कांग्रेस ने समाज सेवी के जरिए याचिका लगवाई है। कैबिनेट में 14 मंत्रियों को जगह मिलना कांग्रेस ने संविधान के खिलाफ बताया है। कोर्ट में बसदेव चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। मामले में 2 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट में अंदर सुनवाई चल रही थी। वहीं रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल बीजेपी को खरी खोटी सुनाते हुए 14 मंत्री बनाए जाने को संविधान के खिलाफ बताने लगे। जवाब देते हुए अरुण साव ने कांग्रेस को भी खूब घेरा। देखिए, सरकार संविधान के हिसाब से चल नहीं रही है। जो आपको अधिकार दिए उससे बाहर जाके यहाँ के राज्यपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो कृत्य किया है, जबकि बिलासपुर हाई कोर्ट ने संसदीय सचिव के मामले में मोहम्मद अकबर और राकेश चौबे ने जो पिटीशन लगाया था, उसमें जो आदेश दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक मुख्यमंत्री और 12 मंत्री रहेंगे। वो संविधान उल्लंघन की बात करें, इनके मुंह से ये शोभा नहीं देता। 14 मंत्रियों का बनाया जाना पूरी तरह से संवैधानिक है, विधि अनुरूप है। अब आपको वो हरियाणा फॉर्मूला बता देते हैं जिसे छत्तीसगढ़ में सरकार ने लागू किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 विधायक हैं। विधायकों की संख्या के मुताबिक 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस आधार पर छत्तीसगढ़ में कुल 13.5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। गणित में 0.5 को अगले पूर्णांक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हरियाणा में गणित का यही फॉर्मूला लागू है जिसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया। तो साय सरकार में सीएम समेत टोटल 14 मंत्री हो गए, जिससे सियासी विवाद गर्मा गया। हालांकि 91 संविधान संशोधन से पहले रमन सिंह की सरकार में 18 मंत्री थे, लेकिन संविधान में संशोधन के बाद रमन सिंह की कैबिनेट से 2004 में 5 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में पहली बार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्रियों को जगह दी गई है, जिसके बाद इसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि अब पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है। अब सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं कि कोर्ट इस मसले पर क्या फैसला करता है। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर, बिलासपुर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। स्मारिका विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिम्स के ऑडिटोरियम में तैयारी भी शुरू हो चुकी है और सुरक्षा में 300 पुलिसकर्मी तैनात रहने वाले हैं। तो बिलासपुर से बड़ी खबर है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिलासपुर पहुंचने वाले हैं और वरिष्ठ स्वयंसेवक काशीनाथ गोरे की स्मृति में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल होंगे। आपको बता दें कि सिम्स के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है और सुरक्षा में कुल 300 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। हमारे सहयोगी आशीष दुबे अधिक अपडेट के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। आशीष, आज मोहन भागवत बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, किस तरह का कार्यक्रम और कितनी तैयारी फिलहाल हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत 30 अगस्त को यानी आज जो है बिलासपुर प्रवास पर रहेंगे। इस अवसर पर वे स्वर्गीय काशीनाथ गोरे जो हैं उनकी जो स्मारिका है उनका विमोचन करेंगे। 6:30 बजे शाम को यह कार्यक्रम जो है सिम्स के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह वो करेंगे। विशेष अतिथि के रूप में संघ के मध्य क्षेत्र के संचालक डॉक्टर पुरेंदु सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा और सचिव विजेंद्र शुक्ला ने जो जानकारी दी है उसमें जो है स्वर्गीय काशीनाथ गोरे की जो सामाजिक योगदान, पारिवारिक जीवन और राष्ट्र सेवा से जुड़े प्रेरणादायी संस्मरणों को समाहित किया गया है। स्वर्गीय काशीनाथ गोरे ने अपना संपूर्ण जीवन
समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया था। उनका जीवन बिल्कुल और उन्हीं की स्मृति में ये पुस्तक विमोचन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करने वाले। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, रायपुर में जल्द ही नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू हो जाएगा। पेट्रोल पंप एसोसिएशन 1 सितंबर से जिले में इस अभियान की शुरुआत करने वाला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और रायपुर कलेक्टर को इसके लिए ज्ञापन भी सौंप दिए गए हैं। नागरिकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए एसोसिएशन ने ये पहल की है। पंपों में हेलमेट पहनने पर ही 2 पहिया वाहनों को पेट्रोल दिया जाएगा और इसको लेकर 1 सितंबर से नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू हो जाएंगे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने ये बड़ा फैसला लिया है। लगातार जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। रायपुर में एनएचएम अधिकारियों के लिए सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। अनुपस्थित कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन। इस माह से आदेश लागू होगा और अनुपस्थित होने पर कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाएगा। कारण बताओ नोटिस का जवाब देना अनिवार्य होगा और जवाब न मिलने पर बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अनुपस्थित होते हैं, नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। और इसी बात से ये आदेश लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुपस्थिति पर कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाएगा। कारण बताओ नोटिस का जवाब अनिवार्य होगा और जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक ली। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विकास विभाग की उन्होंने समीक्षा की है। छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी ली। संचालित छात्रावासों की मरम्मत के निर्देश दिए गए। छात्रों के लिए अलग से हॉस्टल बनाने की तैयारी है। सरगुजा, दुर्ग और बस्तर संभाग में बने छात्रावास अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए अलग हॉस्टल होगा। छात्र और युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। तो रायपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक बड़ी बैठक ली। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक हुई और इसमें छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी मंत्री ने ली है। संचालित छात्रावासों की मरम्मत के निर्देश दिए गए और आपको ये भी बता दें कि अलग से हॉस्टल बनाए जाएंगे छात्रों के लिए। सरगुजा, दुर्ग और बस्तर संभाग में छात्रावास अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बनाए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुंगेली में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में पंजीयन पोर्टल का विधिवत उद्घाटन किया और उन्होंने सबको फिटनेस, मानसिक संतुलन और खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य गांवों से लेकर जिले भर की प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें एक मंच प्रदान करना है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को नगद पुरस्कार, खेल सामग्री और कोचिंग की सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो साथ ही महिलाओं और दिव्यांग प्रतिभागियों के लिए विशेष प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। उनके योगदान को याद करने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आज के इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। और ऐसे पुनीत अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सांसद खेल महोत्सव आयोजन करने का हम सबको निर्देश दिए हैं। और इसका शुभारंभ करने के लिए, पंजीयन के शुभारंभ करने के लिए आज मैं मुंगेली जिला में पहुंचा हूं। खबर कोरबा से है, जहां पर कुसमुंडा थाना क्षेत्र में पत्नी से नए जेवर खरीदने को लेकर युवक का विवाद ससुराल पक्ष से इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला थाने पहुंचा। थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने दोनों पक्षों को बुलाया, लेकिन दीनदयाल का आरोप है कि उसकी बात सुने बिना ही थाना प्रभारी ने उसे गालियां दी और थप्पड़ मारे, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया। पीड़ित ने एसपी, आईजी, डीजीपी और मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है और कटघोरा न्यायालय में पिटीशन दायर कर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। मेरी वाइफ मेरे को गहना लेने के लिए बोली और मैं बोला कि अभी पुराना जो गहना है उसमें आप काम चलाओ। बोला पुराना गहना कहाँ है, तो वो बोली कि मेरे मायके में दे दी हूँ। तो मैं बोला उनको ले आओ और उनको पहनो, यूज करो। उसके बाद वो गई, उनको नहीं दिया गया गहना। तो मैं फिर गया, मैं गया तो मेरी सास और मेरे ससुर मेरे ऊपर तलवार लेके और चप्पल लेके मेरे को पीटने लगे। पीछे पीछे मेरी वाइफ गई और पत्थर लेके वो भी मेरे को मारने लगी। मैं रामदयाल राठौर, दीनदयाल राठौर का बड़ा भाई। तो उस दिन इन लोग के पति पत्नी के झगड़े के बाद टीआई ने सुलहनामा के लिए बुलाए थे अपना वहाँ कुसमुंडा थाने में। उसके बाद मैं बाद में पहुँचा हूँ, भाई मेरा अंदर में था। मैं जैसे पहुँचा हूँ और एक तरफा कर रहा है करके बोला हूँ, उसके बाद मेरे को गाली गलौज करने लगे और मेरे सामने मेरे भाई को 5-6 झापड़ हाथ को पकड़ के मारे, जिससे उनके कान का पर्दा फट गया है।
इधर बलौदा बाजार भाटापारा में प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। नहरों से छेड़छाड़ पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। 15 पंचायतों को इसे लेकर नोटिस जारी किया गया है और 3 दिन में मरम्मत करानी होगी, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर है, बलौदा बाजार और भाटापारा में प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। खासतौर पर नहरों से छेड़छाड़ का ये मामला है और इस मामले में प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए 15 पंचायतों को नोटिस जारी किया है और कहा है कि 3 दिन में मरम्मत की कार्रवाई करनी होगी। अगर मरम्मत नहीं किया जाता है तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ में शुरू हुए ऐतिहासिक चक्रधर समारोह के साथ ही विवाद भी अब उठने लगे हैं। स्थानीय कलाकारों का आरोप है कि उन्हें इस बार मंच से दूर रखा गया है। लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी गायक नितिन दुबे ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर कर आयोजित समिति पर नाराजगी जताई है। उनका कार्यक्रम पहले तय था और पोस्टर भी लगे थे, लेकिन अब नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। रायगढ़ के कलाकार देवेश शर्मा ने आरोप लगाया कि बिना ऑडिशन और पारदर्शी प्रक्रिया के कलाकारों का चयन किया गया, जिससे कई योग्य स्थानीय कलाकार बाहर हो गए हैं। तो वही राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस बार 83 कलाकारों में से 50% छत्तीसगढ़ के हैं और आयोजन में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मैं बात करत हूँ चक्रधर समारोह 2025 के जेमा मोर प्रोग्राम तय रहिस और चक्रधर समारोह आयोजन समिति के द्वारा 1 सितंबर के मोर प्रोग्राम तय किया गिस। बाद अचानक कुछ दिन पहले मोला मेल आई कि नितिन जी हमारे पास बजट का समस्या है और हम बजट की वजह से आपको 50% पेमेंट जो मेरा मोर जब कम बात हुई ओकर ले 50% कम पेमेंट के ऑफर किया गया। तो जो कि मोला गलत लगी, काबर की अगर बजट की समस्या है तो बॉलीवुड सिंगर्स या जो बाहर के सिंगर्स बनाते ओमन के पेमेंट 50% कटौती अपन काबर नहीं करत हो। बढ़िया कलाकार नाराज नहीं है, एक्चुअल में कलाकार लोगों को टीम में रखा ही नहीं गया। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, उर्वशी उनकी बहन और राजेश डेनियल एक प्राचार्य, तीनों कलाकार नहीं, कलाकार लोग का चयन समिति बना ही नहीं। चक्रधर समारोह का मंच इतना बड़ा मंच है कि हर व्यक्ति इस मंच में परफॉर्मेंस करना चाहते हैं और हर व्यक्ति को तो दिया नहीं जा सकता। और ऐसा नहीं है कि स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान नहीं किया गया है। लगभग 80 से 85 कार्यक्रम हो रहे हैं टोटल और लगभग 40 से 45 हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे रायगढ़ के लोकल कलाकारों को 50% से ऊपर स्थानीय कलाकारों को मंच दिया गया। और अश्विनी मलाकार हमारे सहयोगी अधिक अपडेट के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, चक्रधर समारोह में जिस तरह से स्थानीय कलाकारों ने भेदभाव के आरोप लगाए हैं, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए प्रतिज्ञा, चक्रधर समारोह की जैसे शुरुआत हुई उसी दिन से विवाद की भी शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनको मौका ना देने का आरोप जो कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के वो लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए नितिन दुबे का पहले नाम आता है, शहर में वोटिंग्स लगते हैं और एकाएक जब फाइनल लिस्ट प्रशासन जारी करती है तो उससे नितिन दुबे का नाम है वो गायब हो जाता है। नितिन दुबे भी रायगढ़ के रहने वाले हैं और कल जो है नितिन दुबे सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हैं कि उनका नाम काट दिया गया है और आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनको शासन प्रशासन है पैसा नहीं देती है, कम पैसे की बात करती है, वहीं बाहर के कलाकारों को ज़्यादा पैसा देकर बुला रही है। वही देवेश शर्मा है स्थानीय कलाकार, वो भी बड़ा आरोप लगाते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है चक्रधर समारोह में कि कलाकारों को रखा ही नहीं गया चयन समिति में, बिना कलाकार के चयन समिति बनाई गई। तो यहाँ एक बड़ी गड़बड़ी का आरोप, वाद विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना है कि मामले में आगे किस तरह से बयानबाजी होती है और क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अश्विनी। और अंबिकापुर में रेत माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। नदियों में धड़ल्ले से जारी है रेत का खनन। महानदी और फुलझर नदी में रेत माफिया सक्रिय हैं। आपको बता दें कि नदियों के अस्तित्व पर इस वजह से अब संकट भी मंडराता नजर आ रहा है। तो देखिए अंबिकापुर में रेत माफिया एक बार फिर से पूरी तरह से एक्टिव है और उनका आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। नदियों में धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। महानदी और फुलझर नदी में रेत माफिया पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिस वजह से नदियों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। इधर स्वच्छता में नाम कमाने वाला अंबिकापुर शहर इन दिनों खराब सड़कों और धूल से जूझ रहा है। शहर में प्रवेश करते ही लोगों का स्वागत गड्ढों और उड़ती धूल से होता है। जर्जर सड़कों से हादसे हो रहे हैं तो धूल के कारण लोग सांस संबंधी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते गड्ढों में डस्ट डालने से हालात और अधिक बिगड़ गए हैं। शहर की सड़क मरम्मत के लिए करीब 100 करोड़ की जरूरत है, लेकिन अभी तक सीमित बजट में सिर्फ कुछ काम ही हो पाए हैं।